guys, welcome to Academy of Earth Sciences. This is Akansha and I am bringing you solutions of the CSIR NET exam that was conducted on 8th of June 2023. So this is the part 1 of the video where I am covering 25 questions. So let's get started. Let's begin with question number 1. The lowering of temperature from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius causes the density of seawater salinity 35 to. Okay, let's see this question firstly. Let me select my pen. Yeah. Okay. सो ये कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जब टेम्परेचर लोअर होता है तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो लेट्स सी दिस डायग्राम हियर. हियर वी हैव डेंसिटी ऑन द y एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द x एक्सिस. एज यू कैन सी यहाँ पे है हमारा 4. सो हमें यहाँ से लेके इस एरिया तक देखना है बेसिकली कि हमारा डेंसिटी एंड टेम्परेचर कैसे वैरी कर रहा है. सो यहाँ पर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग यू कैन सी दैट द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? बिकॉज इट्स at 0 it is here, and at 1 here, and at 2 here, and at 3 here. As you can see that this is increasing, but this relationship is not linear. Instead it is non-linear. सो अगर लीनियर रिलेशनशिप होता तो हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग होता तो ऐसा दिखता, और अगर डिक्रीजिंग होता तो ऐसा दिखता. यानी कि अगर लीनियर रिलेशनशिप होता है तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के क्वेश्चंस बेसिकली, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस हमारे जियोलॉजी के हर एग्जाम में आते हैं, गेट एग्जाम में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं. सो बेसिक ग्राफ्स हमें पता होने चाहिए. ओके, लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट. remains unchanged. As you can see हमें यहाँ पे changes देखने को मिल रहे हैं. So this is not right. Decrease non-linearly. It is increasing. Although non-linearly वाला part सही है, but it is saying decrease. But यहाँ पे decrease नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? Increase. So this is not right. Then we have decrease linearly. Again, both these terms are wrong. यहाँ पे ना तो decrease हो रहा है और ना ही linearly हो रहा है. This is not right. Then we have increase non-linearly. So this one is the right answer. Moving on to question number 2. Which one of the following gases has net flux from air to sea? Okay. So कौन सी gases का flow जो है air से sea की तरफ होता है? So out of these 4 options, SO2 reacts with the water of the ocean and it forms sulfurous acid, H2SO3. And this H2SO3 is also called the evil twin of climate change. And so the right answer is option 2. Moving on to the next question. Negative geothermal gradients are observed over. Okay, negative geothermal gradients का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप उल्टा हो जाए, यानी कि डेप्थ में जाने पर हमें टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ मिले, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स है वो नेगेटिव है. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में भी आया था, इवन ऑप्शंस भी सेम ही आए थे. लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहां पे पूछा था कि डाउनवर्ड बेंडिंग जियोथर्मल ग्रेडियंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पूछा है कि नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं. एंड इवन ऑप्शंस वर ऑल द सेम. सो नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट कहाँ मिलेंगे? जहां पे कोई भी चीज डेप्थ में प्रेजेंट होगी. सपोज ये हमारा सेक्शन है, बेसिकली हमारा इंटीरियर है अर्थ का. यहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा सपोज ओशनिक क्रस्ट प्रेजेंट है. लेट मी ड्रॉ इट इन ब्लू. ये हमारा वाटर है सपोज, एंड यहाँ पे हमारा ओशनिक क्रस्ट प्रेजेंट है. ओके, सो अब क्या होगा, ये ओशनिक क्रस्ट क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इट विल सबडक्ट इन द सबडक्शन जोन्स. ये सबडक्ट होगा, और यहाँ पे वाटर के सेडिमेंट्स जो है वो, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे सेडिमेंट्स भी प्रेजेंट है, और ये सरफेस पे है तो ये कूलर होगा एज कम्पेयर टू दी जो भी रॉक्स या जो भी मटेरियल हमारा इनसाइड ऑफ द अर्थ इंटीरियर में प्रेजेंट है, वहां के मटेरियल से इसका टेम्परेचर कम होगा. सो as it is subducting, water is also going with it. Suppose ये यहाँ पर हमें यहाँ पे पहुंच गया,
अब इस एरिया में जो इस डेप्थ पे जो मटेरियल प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पर इस एरिया में यानी कि सबडक्शन जोन्स के एरिया में हमको नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4, subduction zones. Moving on to the next question, inclination of Earth's magnetic field is least at which of the following locations? Okay, तो सबसे पहले समझते हैं कि inclination of Earth's magnetic field का क्या मतलब है। यानी कि जो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एंगल है बेसिकली बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। सो लेट्स सी कि कौन सी लोकेशन पर हमारा क्या एंगल है। फर्स्ट लेट्स सी मुंबई। मुंबई में हमारा एंगल है अराउंड 24 डिग्रीज एंड इन शिलोंग इट इज अराउंड 40 डिग्रीज एंड आई एम टेलिंग यू द रफ वैल्यूज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। इन विशाखापट्टनम it is around 25 degrees and in Trivandrum it is around 4 degrees, and in Trivandrum there is a place called Thumba जहाँ पर this angle is 0 degree also. So the correct answer would be Trivandrum, यहाँ पे हमारा angle सबसे least है. Moving on to question number 5, if the seismic wave velocities do not vary with the depth inside the earth's mantle, then okay, क्या होगा अगर seismic wave velocities mantle के अंदर vary नहीं करेंगी तो हमारी seismic wave velocities straight line paths में move करेंगी. So let's see what will be the effect on the shadow zone. So shadow zone कब फॉर्म होता है, P waves के केस में shadow zone फॉर्म होता है जब P waves आउटर कोर यानी कि जो लिक्विड आउटर कोर है कोर मेंटल बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होकर बेंड हो जाती है। सो वहां पे हमें पी वेव शैडो जोन देखने को मिलता है। वहां पर कोई भी पी वेव साइस्मोग्राम्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। एस वेव का जो हमारा शैडो जोन है वो कब बनता है, जब एस वेव्स आउटर कोर के अंदर हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो लिक्विड है, वहां पर शेयर वेव्स मूव नहीं कर सकती। सो हमें आउटर कोर में कोई भी एस वेव्स नहीं दिखाई देती, उसको हम एस वेव शैडो जोन बोलते हैं। Okay, so let's see what will be the effect on the shadow zone. There would not be any shadow zone because outer core liquid है, so there will always be a shadow zone क्योंकि वहां से waves will refract. So this is not right. The shadow zone would not change. Again, पहले waves हमारी curvy linear path में move कर रही थी, but अब इस केस में वो straight line paths में move करेंगी, so there will definitely be some change. So this option is also not correct. Then the next option is shadow zone would commence closer to the epicenter or the shadow zone would commence farther away from the epicenter than present. Okay, let's see. Let's see this. Now, ये हमें straight lines दिखाई दे रही है. Suppose ये straight lines है जिनके through अब हमारी P waves move कर रही है क्योंकि हमने density या velocity same consider की है, so straight line paths होंगे. ओके, सो दिस स्ट्रेट लाइन अगर हम इसको मूव करें सो इट विल रीच समवेयर हियर एंड इफ यू सेलेक्ट दिस वन एंड वी मूव इट सो इट विल रीच समवेयर हियर. ओके ओके, सो ये इनकी क्लोजनेस यू कैन सी. पहले डिस्टेंस क्या थी, दिस इज द एपिसेंटर. So this was the distance यहाँ तक, right? Now this distance is increasing. Now this distance is here. So because the lines are straighter, हमें एपिसेंटर थोड़ा और दूर, एपिसेंटर से थोड़ा और दूर शैडो जोन मिलेगा. If the lines were more straighter, suppose let's insert another line. Suppose एक लाइन यहाँ से जा रही है. So epicenter is decreasing. Let's add another line. Suppose this line. So it will always, you get it, it will always decrease because the lines are moving straighter. So यहाँ पे if the lines were curved instead of being straight, so ये वाला केस हमें देखने को मिलेगा. As you can see here that these lines are being curved like this, right? So यहाँ पे हमें ज़्यादा distance देखने को मिलेगा and in this case the distance will be more.
when the lines are straighter distance, you can see it is more. So the correct answer would be shadow zone would commence farther away from the epicenter. So the option 4 is the correct answer. Moving on to the next question. Diurnal tide in each day refers to. Diurnal का मतलब होता है सेम डे के अंदर अगर हमें दो बार चेंजेस देखने को मिले किसी चीज में, सो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज में डायर्नल चेंजेस हो रहे हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टू हाइज एंड टू लोज. अगर टू हाइज एंड टू लोज हमें देखने को मिले विद इन द सेम डे, सो हम इसको कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, इसको हम कहते हैं सेमी डायर्नल. Okay, then we have one high and one low of almost similar magnitude. This is called diurnal tide. So the second option is diurnal. And for option 3 and 4, large high and a small low, small high and a large low, these are basically random conditions जिनके लिए कोई specially name assigned नहीं है. So both these options are wrong. First option is semi-diurnal. So this is also wrong. So the correct answer would be one high and one low of almost similar magnitude. Moving on to question number 7. Which one of the following minerals contains potassium? First we have kaolinite. Kaolinite के अंदर basically हमारा aluminium present होता है, silicon present होता है, oxygen present होता है. In chamosite we have aluminium, silicon, oxygen, OH, Fe and Mg. इन बेथेराइन के अंदर हमारा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, Fe and Mg. And in elite we have potassium, H3O and all these remaining Si, Al, oxygen, iron, magnesium. Okay, so elite also contains potassium. So this one is the right answer. Moving on to the next question. Which among the following is a product of volcanic eruption? First we have ledang. Ledang is basically a type of shifting cultivation. Shifting cultivation को इंडोनेशिया के अंदर ledang कहा जाता है. So this one is not right. Then we have लेकोलिथ. लेकोलिथ बेसिकली एक प्लूटोन होता है जो हमें अर्थ के सरफेस के अंदर मिलता है. बेसिकली इट इज अ प्लूटोन दैट इज फाउंड इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ. इसके अंदर हमें एक कॉन्वेक्स टॉप देखने को मिलता है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स टॉप एंड अ फ्लैट फ्लोर देखने को मिलता है. एंड दिस इज कॉल्ड अ लेकोलिथ. सो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. नॉट राइट. देन वी हैव लैपीज. लैपीज बेसिकली क्या होती है? लैपीज बेसिकली वेदर्ड सरफेस होते हैं दैट आर फाउंड इन द कार्स्ट रीजन. इट इज अ टाइप ऑफ karst topography. Okay, so this is also not right. Then we have lapilli. Lapilli basically unconsolidated products होते हैं volcanic eruption के. unconsolidated particles होते हैं जिनका जो diameter होता है 4 से लेके 32 मिलीमीटर तक वैरी कर सकता है. उनको हम कहते हैं lapilli. So they are product of volcanic eruption. So this is the correct answer. Let's move on to the next question. Number 9. The instantaneous field of view is a measure of which one of the following resolution aspects of a remote sensing image? Okay, instantaneous field of view. So let's see. First we have temporal. Temporal resolution क्या होता है? किसी भी सेंसर को किसी पर्टिकुलर एरिया की डिफरेंट मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करने में और उन रिकॉर्डिंग्स को एक इमेज में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है, that is its temporal resolution. Okay, then we have radiometric. Radiometric resolution क्या होता है? हर किसी भी इमेज की या किसी भी सेंसर की एक इंडिविजुअल पिक्सल के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, that is its radiometric resolution. Then we have spectral resolution. Spectral resolution है कि कोई भी जो हमारा स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कितनी इजीली डिसाइफर कर सकता है, यानी कि कितनी क्लोज डिस्टेंस में वो उन दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंशिएट कर सकता है. दैट इज द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. देन लास्ट इज स्पेशियल रेजोल्यूशन. स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होता है? कोई भी इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हमें स्पेशल रेजोल्यूशन मेजर करके दिखाता है. इसके अंदर क्या होता है? हम किसी भी इंस्टेंट में एक फील्ड को देखेंगे, उस फील्ड के अंदर कितनी इजीली हम दो
क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को डिसाइफर कर सकते हैं. सपोज हमें दो बाइसिकल्स दिख रही है किसी इमेज के अंदर, सो वो बाइसिकल्स हमें दो दिख रही है या फिर वो एक दिख रही है, ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि मे बी दैट इज द शैडो ऑफ द टू. तो हमें वो कितनी इजीली दो इमेजेस हम डिसाइफर कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को डिसाइफर कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट इमेज के अंदर. दैट इज इट्स स्पेशियल रेजोल्यूशन. सो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हमें स्पेशियल रेजोल्यूशन देता है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to question number 10. In which one of the following atmospheric layers temperature decrease with altitude? Okay, अब हमें देखना है इन atmospheric layers में temperature altitude के साथ decrease होता है. Okay, so let's see. Okay, first हमें देखना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, troposphere. सबसे lower most layer है troposphere. Troposphere में temperature is decreasing with altitude. As you can see, temperature is decreasing with altitude. But ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, हमारे पास है ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज में क्या है, ट्रोपोपॉज में अगेन दिस इज इंक्रीजिंग. ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर है जहां पे ये अगेन इंक्रीज हो रहा है. स्ट्रेटोस्फेयर में इट इज अगेन इंक्रीजिंग. सो ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोस्फेयर हमारा करेक्ट नहीं होगा. देन वी हैव मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर में क्या हो रहा है, एज यू कैन सी, लेट मी गो डाउन अ बिट. As you can see कि ये डिक्रीज हो, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, सो इट इज डिक्रीजिंग. एंड अगेन थर्मोस्फेयर में इट इज गोइंग टू दिस साइड, इट इज इंक्रीजिंग. सो द करेक्ट आंसर वुड बी नॉट थर्मोस्फेयर, it would be mesosphere. Okay, now let's move on to question number 11. Which soil is deficient in nitrogen and humus but rich in calcium and phosphate? Okay, first we have black soil. Black soil के अंदर high amount में humus present होता है and ammonia. Ammonia is NH3, so nitrogen भी ज्यादा हो गया and humus भी. So this one is the incorrect option. Then we have red soil. रेड सॉइल के अंदर हमारा आयरन प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में एंड नाइट्रोजन इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट्स. सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट राइट. देन वी हैव लेटेराइट एंड डेजर्ट सॉइल. लेटेराइट सॉइल के अंदर हमारा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं. देन वी हैव डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इसके अंदर हमस, क्योंकि डेजर्ट के अंदर हमें वाटर नहीं मिलता है तो वहां पे हमस की क्वांटिटी भी कम होती है, वहां पे वेजिटेशन भी कम होती है, सो वहां पे हमस इज लो. सो डेजर्ट सॉइल इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी कंडीशंस इज द लीस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशनल एनवायरमेंट्स? ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हमारे पास है बीच. बीच में क्या होता है, बीच के अंदर हमारे सेडिमेंट्स बार बार रिवर्क होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द वेव्स. बीच पर वेव्स आती है, पानी आता है, पानी जाता है, उसकी वजह से हमारे सेडिमेंट्स रिवर्क होते हैं. तो वहां पे एनर्जी कंडीशंस क्या होती है, हाई. सो यहाँ पे हमारी कंडीशंस है हाई एनर्जी. सो दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव बैरियर बार. बैरियर बार क्या होता है, ये एक्सपोज सैंड बार्स होते हैं जो स्टॉर्म के टाइम पे हमारा जो वाटर लेवल है या टाइडल लेवल है वो हाई हो जाता है. हाई टाइड के ड्यूरेशन में ये बनते हैं बेसिकली, और ये हमें देखने को कब मिलते हैं, जब वो बेसिकली जब वहां से वाटर का लेवल डाउन होता है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं. बट बेसिकली दे आर फॉर्म्ड इन हाई एनर्जी इन्वायरमेंट ओनली. सो इट इज अगेन हाई एनर्जी. देन वी हैव लगून एंड टाइडल चैनल्स. टाइडल चैनल क्या होता है, बेसिकली रिवर रीच को हम टाइडल चैनल कहते हैं, यानी कि रिवर कहाँ तक पहुंच सकता है, उसकी प्रॉक्सिमिटी कहाँ तक है, दैट इज द रिवर रीच और टाइडल चैनल. यहाँ पर वेव्स और टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स की वजह से डिस्टर्बेंस रहती है, सेडिमेंट्स रीवर्क हो सकते हैं. सो टाइडल चैनल इज अगेन हाई एनर्जी इन्वायरमेंट. लास्ट वी हैव लगून्स. लगून्स क्या होते हैं, बेसिकली शैलो वाटर बॉडी जो एक लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाती है बाय अ बैरियर सच एज अ रीफ.
सो लगून हैज अ लो एनर्जी इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना ही सेडिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वाटर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो वाटर सेपरेट आउट हो चुका है लार्ज वाटर ऑफ बॉडी से. सो वहां पे जो एनर्जी कंडीशंस होती है वो बहुत ही लो होती है. सो यहाँ पर हमारी एनर्जी कंडीशंस आर लो, सो दिस वन इज द राइट आंसर. Moving on to question number 13. In C's, the rule of constant proportion relates to. Okay, first we have rule of constant proportion. Okay. सबसे पहले let's understand C के अंदर जो rule of constant proportion होता है उसको हम बोलते हैं Furch-Hammer law. Furch-Hammer law or Furch-Hammer principle basically. Okay. Now, what this law states that the proportion of major salts in the sea remains constant everywhere. यानी कि जो मेजर सॉल्ट्स हैं वो हमारे ओशन के अंदर या सी वाटर के अंदर कांस्टेंट रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे. ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी, वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू द सैलिनिटी, बिकॉज प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर का क्या मतलब है? द सैलिनिटी. सो दिस वन इज द राइट आंसर. ओके, moving on to the next question, the thickness of which one of the following atmospheric layers is the greatest? Okay, so किस एटमॉस्फेरिक लेयर की थिकनेस सबसे ज़्यादा होगी? यूजुअली जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जितना ज़्यादा बाहर होगा, यानी कि जितना ज़्यादा आउटसाइड होगा, जितना ज़्यादा टुवर्ड्स द एंड होगा, उसकी थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी. क्योंकि सपोज हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, सो वो ऊपर वाली लेयर्स के नीचे दबा हुआ है, सो उसकी वजह से उसकी जो थिकनेस है वो कम है. सो हम जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे लेयर्स की थिकनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और हम जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे हमारा प्रेशर भी उतना ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा. सो सबसे ज़्यादा थिकनेस उस लेयर की होगी जिसका प्रेशर सबसे कम होगा. सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सबसे लोएस्ट प्रेशर है 10 HPa टू 1 HPa. सो दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वाली जो लेयर्स है ये हमें सबसे लोएस्ट एलिवेशंस पे देखने को मिलेगी, और वहाँ पे जो लेयर्स हैं उन लेयर्स की थिकनेस क्या होती है? कम. सो दिस इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. Which one of the following is an elliptical streamline ice molded platform with an elongated down glacier tail? Okay, सबसे पहले हमारे पास let's see till. Till क्या होता है? Till basically unconsolidated sediments होते हैं जो डायरेक्टली ग्लेशियल आइस डिपॉजिट करती है. You can see here in this example, यहाँ पे कोई stratification देखने को नहीं मिलती है. ये these are basically unconsolidated sediments. So this is till. Then we have eskers. Eskers are basically ridges. जो भी ग्लेशियल मेल्ट वाटर रिजेस डिपॉजिट करते हैं सैंड और ग्रेवल के, उनको हम एस्कर्स कहते हैं. सो बट दे आर नॉट स्ट्रीमलाइन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिजेस. एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक रिजेस जैसे देखने को मिल रहे हैं. सो दिस वन इज नॉट द राइट आंसर. टेल एंड एस्कर नॉट राइट. देन वी हैव क्वेस्टा. क्वेस्टा क्या होता है? क्वेस्टा बेसिकली एक टाइप का हिल या एक टाइप का माउंड हो सकता है जिसकी एक साइड से जो स्लोप है वो स्टीप है और दूसरी साइड से स्लोप जो है वो जेंटल है. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा स्लोप काफ़ी स्टीप है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एंड दिस साइड इट इज जेंटलर. सो these are called क्वेस्टास. दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव ड्रमलिन्स. ड्रमलिन्स बेसिकली क्या होते हैं? आइस, ग्लेशियल आइस से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनको हम ड्रमलिन कहते हैं. इनके अंदर क्या होता है? एक इलोंगेटेड शेप होती है, यानी कि हमें एक डाउन ग्लेशियल साइड पे एक टेल देखने को मिलती है और ये एक स्ट्रीमलाइन शेप में हमें देखने को मिलता है. यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल, ये इसका टेपर्ड एंड है. यहाँ पे हमें टेल देखने को मिल रही है, एंड यू कैन सी इसकी शेप स्पून जैसी शेप होती है. हाफ स्पून भी इसको हम कहते हैं, हाफ एग या हाफ स्पून स्ट्रक्चर. यू कैन सी ये एकदम स्ट्रीमलाइन हमें इसकी शेप दिख रही है, and this is formed due to the glaciers. So the correct answer would be drumlins. Moving on to the next question. If the temperature in the atmosphere decreases at a rate of 11 degrees Celsius per kilometer, with height a saturated air parcel would be. Okay, so this 11 degrees Celsius per kilometer is our lapse rate. Okay,
अब सैचुरेटेड एयर पार्सल के केस में क्या होता है? सैचुरेटेड एयर पार्सल के केस में हमारा वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि जिस एयर पार्सल के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गई, यानी कि वी कैन नॉट ऐड एनी मोर मॉइस्चर टू इट, उस केस में हमारा वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. फर्स्ट कंडीशन इज स्टेबल. स्टेबल कंडीशन कब होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? जब हमारा जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है. सो स्टेबल कंडीशंस आर इन केस ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट. देन वी हैव कंडीशनली स्टेबल. कंडीशनली स्टेबल कंडीशन कब होती है? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज बिटवीन द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट. सो तब हमारी कंडीशनल स्टेबल कंडीशन होती है. तो बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में हमारा एयर पार्सल अनसैचुरेटेड होता है या फिर ड्राई होता है. नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रल. न्यूट्रल कंडीशन तब होती है जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब हमारी न्यूट्रल कंडीशन होती है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. देन द लास्ट इज अनस्टेबल कंडीशन. अनस्टेबल कंडीशन तब होती है जब वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, एंड वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज फॉर the for the saturated air parcel. So the correct answer would be option 4, unstable. Okay, ये जो concept है ये same question, not same, I would say similar question last year के question paper में भी था, जहाँ पे पूछा था कि कौन सा किस टाइप की कंडीशन होती है न्यूट्रल स्टेट में, कौन सा एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है. सो सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके, यानी कि उससे हम कोई दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो CSIR नेट में रिपीट होते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिफोर अपियरिंग इन द CSIR नेट एग्जाम. Moving on to the next question, Meghalayan stage is associated with. Okay. Okay. First, we have late Pleistocene. So let's see the geological time scale. Geological time scale में late Pleistocene में we have Glacian and Calabrian. So this option is not right. Then we have early Holocene. Early Holocene में हमारे पास है Greenlandian. You can see here Greenlandian. So this one is not right. Sorry, not right. Then we have mid Holocene. Mid Holocene में we have North Pripyan. So again, this is also not correct. Late Holocene. Here you can see late Holocene. Here we have the Meghalayan stage. So this one is the correct answer. Let's move on to question number 18. Which one of the following is correct with respect to residence time of water at global level? Okay, first we have atmosphere and rivers. Atmosphere का residence time is around 10 days. And rivers, for river it is around 10 years. So rivers का ज़्यादा होगा. Sign क्या होगा? ये वाला. So this one is not right. Then we have oceans and atmosphere. Ocean का residence time होता है around 4000 years. Atmosphere again 10 days. So again this is not right. Then we have rivers and groundwater. River के अंदर वही 10 years. ग्राउंड वाटर के अंदर रेजिडेंस टाइम वैरी करता है बहुत ज़्यादा. हमारे एक्विफर्स के अंदर वो 300 ईयर्स तक हो सकता है, और अगर हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएं तो 10,000 ईयर्स तक भी हो सकता है. सो दिस वन इज अगेन नॉट राइट बिकॉज इट इज सेइंग रिवर्स हैज मोर. दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव ओशंस एंड ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर एज आई टोल्ड यू 300 एंड ओशंस इज 4000. ग्राउंड वाटर के अंदर डेज में भी हो सकता है कि कोई रेन ड्रॉप थी वो ग्राउंड वाटर में ऐड हुई, इवेपोरेशन हुई, वो वहाँ से इवेपोरेट हो गई. सो डेज में भी हो सकता है ये, बट ऑन एन एवरेज एक्विफर्स के अंदर 300 ईयर्स के करीब होता है. सो ओशंस ऑब्वियसली हैव हायर देन ग्राउंड वाटर. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. द मोस्ट abundant गैस इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज. सो स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द Earth's atmosphere. First layer is troposphere, then we have stratosphere. So
एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस इज नाइट्रोजन, एंड ऑल्दो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारी ओजोन भी प्रेजेंट होती है, बट दीज आर इन वेरी ट्रेस अमाउंट, एंड CFCs आर अगेन in trace amounts. And so the highest, or we can say the most abundant gas in the stratosphere is nitrogen, and it is around 79%. Moving on to the next question, which among the following is primarily a cyclotropic flow? So cyclotropic flows के अंदर क्या होता है, दो forces के बीच में balance होता है. First is centrifugal force and the other is pressure gradient force. ओके इन दोनों फोर्सेस के बीच में बैलेंस होता है, और यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स होती है इट इज नेग्लिजिबल. सो ये होता है हमारा जियोस्ट्रॉपिक फ्लो के केस में. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स दोनों के केस में हमें साइक्लोस्ट्रोपिक की जगह जियोस्ट्रोपिक फ्लो देखने को मिलता है. जियोस्ट्रोपिक एंड ऑल्सो मानसून जो ये जो ऑप्शन है मानसून डिप्रेशन. मानसून डिप्रेशन क्या होता है बेसिकली, मानसून डिप्रेशन के अंदर वीक साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट हो जाती है बे ऑफ बंगाल के ऊपर. ये हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है और ये हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है. सो यहाँ पर भी बेसिकली साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हो रही हैं. सो ऑल दीज थ्री ऑप्शंस 1, 2 and 4 दे हैव साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो. साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो के केस में क्या होता है, साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो के केस में बैलेंस होता है बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, टॉर्नेडो, क्योंकि यहाँ पे वी हैव द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. The movement of particles obliquely up the slope of a beach by a swash and directly down the slope by the backwash is referred to as. Okay, सबसे पहले let's see illuviation. Illuviation क्या होता है बेसिकली, illuvium क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो सॉइल की एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसको हम illuvium कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड illuviation. ये बेसिकली रेन वाटर की वजह से होता है जिसकी वजह से मटेरियल एक लेयर of the soil से दूसरी लेयर में चला जाता है. So this one is not right. Then we have saltation. Saltation is basically a method of transport of sediments. As you can see, they are bouncing and then coming down again and then bouncing. यहाँ पे हमें इस टाइप के bouncing वाले patterns देखने को मिलते हैं. Okay, so this movement is called the saltation mode of transport. This is also not right. Then we have beach accretion. Beach accretion is opposite of erosion. Erosion का opposite होता है accretion, यानी कि collection. Basically erosion में क्या होता है, हमारा material remove हो जाता है, accretion में हमारा material add हो जाता है. So this is also not right. Then the last option is beach drift. Beach drift या फिर long shore current भी बोलते हैं हम इसको. As you can see here, यहाँ पे जो हमारे sediments move हो रहे हैं, जब वो move होते हैं स्वॉश की वजह से they move obliquely, but when they come back in a straight line. You can see these patterns here. You can see all these patterns here. So they are caused by so this is the direction of the longshore current, and you can see that these waves are causing them to go in an oblique manner and come back in a straight manner. So beach drift is the correct answer. Moving on to question number 22. Which one of the following ocean currents has the highest volumetric flow rate? So volumetric flow rate क्या होता है? It is basically the volume of water that passes through a given cross-sectional area in unit time. इसकी यूनिट होती है स्वरड्रुप, इसको हम डिनोट करते हैं SV से, and 1 SV is equal to 10 raised to the power 6 meter cube per second. ओके अब देखते हैं अलग अलग करंट्स की स्पीड क्या होती है.
एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट की स्पीड है 134 एसवी। कुरोशियो करंट की स्पीड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सॉरी है 25 एसवी। अगुलास करंट की स्पीड है 4.2 प्लस माइनस 5.2 एसवी। ये वैरी करती है बहुत ज़्यादा, सो दैट इज़ वाई दिस speed can increase by 5.2 SV or it can also decrease by 5.2 SV. And last is Gulf Stream, which has a speed of around 140 SV. So you can see that Gulf Stream is the has the highest volumetric flow rate. So this one is the right answer. Moving on to question number 23. The island arcs and back arc basin are located on the, okay, let's see. ये हमारा आइलैंड आर्क है. इट इज ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज द प्लेट दैट इज ओवर राइडिंग. सो आइलैंड आर्क्स आर ऑन द ओवर राइडिंग प्लेट. Then we have back arc basin. Back arc basin is also forming on the continental plate, which is again overriding. So the correct answer would be overriding plate. Both of them are located on the overriding plate. Moving on to the next question, what is best described in the given equation? Okay, so इस equation के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टिंग टुगेदर. सो इन दोनों का एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करती है with silicate minerals and it forms bicarbonate and orthosilicic acid. Okay, and this reaction is called carbonation, which is a type of solution, and solution is a type of chemical weathering. So the correct answer would be weathering. Moving on to the last question of the video, an example of super geostrophic flow is, okay, out of these options, tornado, it is cyclostrophic, हमने अभी पिछले भी एक क्वेश्चन में देखा था. Gale winds are basically surface winds जिनकी स्पीड रेंज करती है 37 to 47 नॉट्स के बीच में. सो जिन विंड्स की स्पीड 34 to 47 नॉट्स होती है ओशन के अंदर, उन विंड्स को हम गेल विंड्स बोलते हैं. देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोनिक फ्लो, इन ये दोनों ही जियोस्ट्रॉपिक फ्लो हैं. बट सुपर जियोस्ट्रॉपिक फ्लो क्या होता है? ये बेसिकली जियोस्ट्रॉपिक फ्लो का एक वेरिएशन है जिसके अंदर जो विंड स्पीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. सो बैलेंस तो वही सेम होता है कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बीच में, बट सुपर जियोस्ट्रॉपिक फ्लो में विंड स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमें बेसिकली जियोस्ट्रॉपिक फ्लो देखने को मिलता है, एंड एंटी साइक्लोनिक फ्लो में हमें सुपर geostrophic flow देखने को मिलता है. So this one is the correct answer. We have reached the end of the video. Thank you so much for being with us, and if you like the content that we create, please give it a big thumbs up, and if you have questions and queries, write it down in the comment section below. Don't forget to share this channel with your friends, with your classmates, so that we can get encouragement and bring you more such content very regularly. That's all for this video, and I'll see you in the next video. Goodbye.